हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 22 अगस्त। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है। यहाँ पर प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात हो रही है राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में। तो यहाँ से मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं अलग से, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना कुछ विशेष न्यूज़ में नहीं है। तो प्रश्नकाल में आपको बताना चाहूँगा क्या होता है। सदन के अंदर पहला घंटा होता है प्रश्नकाल का, जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों के द्वारा और मंत्री उनका आंसर करते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं: तारांकित यानी स्टार्ट, अतारांकित यानी अनस्टार्ट और अल्प सूचना यानी कि शॉर्ट नोटिस प्रश्न। उसके बाद आता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो काल होता है 1 घंटे का, वो शून्यकाल बोला जाता है। शून्यकाल ये इसका कोई जिक्र नहीं है संविधान के अंदर, ये कोई फॉर्मल आर नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया है। ये परिपाटी जारी कर रखी है 1962 से। तो ये अक्सर एक तरीके से अनौपचारिक साधन है प्रश्न पूछने का। इसमें बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण साधन है एक, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाया जा सके। जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं उनको आप सदन में उठा सकते हो शून्यकाल के माध्यम से। तो आइए मैं आपको एक समझाता हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस। ये आप देख सकते हैं कि सदन की जो कार्यवाही है ये 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलती है। लोकसभा की बताई गई है ये, तो आप विधानसभा से उसमें कोरिलेट कर सकते हैं राज्यों के अंदर। तो पहला जो काल होता है इसमें ये होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्नकाल। इसके अंदर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके जस्ट बाद आता है शून्यकाल, 0 आवर। इसमें मैंने आपको बताया कि बिना सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद 1 घंटे का लंच टाइम होता है 1 से लेकर 2 बजे तक का, और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक सारे के सारे बिजनेस जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, सदन के, जैसे कि बिल बनाना, चर्चा करना, उनके ऊपर प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये सारे काम 2 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में होते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा जानना आपके ज़रूरी है। प्रश्न पूछा सकता है कभी क्वेश्चन आवर, 0 आवर के बारे में, लंच आवर के बारे में। तो ये आई होप कि आपको इसके थ्रू समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। ये एक्चुअली जो जंगली जानवर हैं उनसे संबंधित न्यूज़ आई है कि यूट्यूब के थ्रू उनको उनकी कैसे तस्करी होती है, उनका कैसे गलत तरीके से प्रयोग होता है, तो वो सब रोकने को लेके इसमें कुछ न्यूज़ आई है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ ली हैं। साइट से एक प्रोग्राम है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा। तो यहाँ पे फोना फ्लोरा के कंजर्वेशन को लेकर ये स्टार्ट किया गया था 1975 में UNEP के द्वारा। तो इसको एडमिनिस्टर करता है UNEP। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा सकता है एग्जाम में, UPSC में कई बार पूछा गया है ये। तो 1975 में स्टार्ट हुआ था UNEP के द्वारा। दूसरा प्रोग्राम है ट्रैफिक है द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। इसको स्टार्ट किया था WWF और IUCN ने मिलकर के 1976 में। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रश्न है ये, कि किस प्रकार से ये जो तस्करी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ से टाइगर्स की, अन्य एनिमल्स की होती है, बाहर ले जाते हैं यहाँ पे, तो उनको रोकने के लिए दोनों के दोनों प्रोग्राम्स हैं ये, दोनों डेडिकेटेड हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है यहाँ पे केपी ओली नेपाल के PM हैं। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ ये एक्चुअली कवर की है इस पेपर के अंदर कि अभी कुछ चाइना ने नेपाल के लिए कुछ तिब्बत के कुछ दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि भारत और नेपाल की बात चल रही थी उसके रिगार्डिंग। तो मेरा आपसे प्रश्न है नेपाल के रिगार्डिंग कि मेरे को आप ये बताइए कि नेपाल और भारत की जो सीमा लगती है उसके बीच भारत के कितने राज्य आते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, कि ताकि आप इसमें समझ सकें नेपाल की ज्योग्राफी को। मैं आगे इसको समझाऊंगा अभी। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है चुनाव आयोग से संबंधित। केंद्रीय चुनाव आयोग के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुनील अरोड़ा, और अभी वहाँ पर एक नए चुनाव आयुक्त का नियुक्ति हुई है, इनका नाम है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार अभी नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। अभी चुनाव आयोग जो है वो बहुसदस्यीय संस्था बन गई है, एक पहले नहीं थी ये। तो यहाँ पे 3 सदस्य हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त होगा सुनील अरोड़ा, एक राजीव कुमार, एक और है इनके अलावा। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये यहाँ पे न्यूज़ आई है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि नियुक्ति कौन करता है। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके लिए आपने आर्टिकल देखे ही होंगे, 324 से लेकर 329 तक इसके लिए आर्टिकल्स आते हैं चुनाव आयोग के लिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे बात की गई है नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ जो जयपुर के अंदर हैं, और नाहरगढ़ का किला ये भी जयपुर के अंदर है। और आपने नाम सुना होगा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये भी नया बनाया गया है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है इसके बारे में। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है कोटा के अंदर अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की बात चल रही है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नया बनने जा रहा है ये, तो एग्जाम से पूछा जा सकता है आगे ये अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा, राइट। आगे देखते हैं।
आगे न्यूज़ है पेज नंबर 5 पे। देवनारायण मेला, लक्खी एक मेला है जिसका आयोजन अभी स्थगित कर दिया है। जैसे मैंने आपको रामदेवरा का बताया था, वो भी एक बड़ा मेला था। देवनारायण मेला भी स्थगित कर दिया है। ये जोधपुरी निवाई टोंक के अंदर है। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि देवनारायण जी के संबंध में कि जोधपुरी कहाँ पे है, तो निवाई टोंक के अंदर है। ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। आगे देखते हैं। इसराइल से रिलेटेड न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसराइल काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इसराइल, मैं आपको बता दूं पहले, इसराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और राजधानी यहाँ की जेरूसलम है, राइट। तो इसराइल का भी क्या है कि इसराइल को सपोर्ट करता है यूएसए। इसराइल ने पैलेस्टाइन पे काफ़ी कब्जा किया हुआ है और वहाँ पे उनका शोषण होता ही जा रहा है। आप देखते हैं कि जो इसराइल है वो मिडिल ईस्ट में कंट्री है, एक एशिया के अंदर आती है। तो वहाँ पर यूएसए इसको सपोर्ट करता है। यूएसए के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो अपने इलेक्शंस में वहाँ पे जो ज्यूज़ कम्युनिटी है यूएसए के अंदर, उनको अपने फेवर में लेने के लिए इसराइल को सपोर्ट करता रहता है, फंडिंग करता रहता है इसराइल को। तो मैं आपको अभी ज्योग्राफिकल इसकी लोकेशन दिखाता हूँ इसराइल की मैप के अंदर। तो यहाँ पे ये एक एडिटोरियल इसके लिए कवर किया गया है। आगे देखते हैं हम। तो इसराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बार बार जिक्र सुना होगा, ये है इसराइल। तो यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप का नाम आपने काफ़ी सुना होगा और एक वेस्ट बैंक का नाम सुना होगा आपने। ये दोनों ही इसराइल के पार्ट हैं यहाँ पे। तो अभी किया क्या है कि यूएसए ने इसराइलियों से सपोर्ट लेने के लिए, इसराइल की कैपिटल पहले टेल अवीव हुआ करती थी, अभी इसे बदल करके जेरूसलम कर दिया है यूएसए ने। ये सपोर्ट कर दिया है तो इसकी कैपिटल जेरूसलम हो गई है। अब यहाँ पे वेस्ट बैंक बड़ा ही चर्चा में रहता है। तो वेस्ट बैंक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्ट बैंक पे फतेह एक कम्युनिटी है, वो यहाँ पे डोमिनेट करती है और गाज़ा स्ट्रिप पे डोमिनेट करती है हमास। फतेह एक मॉडरेट ग्रुप है और हमास जो गाज़ा स्ट्रिप है ये एक रेडिकल ग्रुप है। यानी कि मॉडरेट ग्रुप तो थोड़ा गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है वहाँ पे, और गाज़ा स्ट्रिप एक तरीके से, गाज़ा स्ट्रिप पे जो हमास ग्रुप है ये एक तरीके से आतंकवादी संगठन है। तो इनके बारे में काफ़ी जिक्र चलता है, न्यूज़ काफ़ी आती रहती है हमास ग्रुप के बारे में, फतेह के बारे में, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। ये है डेड सी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मृत सागर के बारे में। तो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीरिया हो जाता है फिर ये, राइट। तो ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, सी से लगा हुआ ये एक कंट्री है। आगे देखते हैं हम। पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है, आरबीआई मॉरिटोरियम की बात कर रहा है। यहाँ पे मॉरिटोरियम क्या होती है, ये एक अस्थायी व्यवस्था होती है। कोरोना काल के दौरान में आरबीआई ने स्टार्ट किया था मॉरिटोरियम। आपने सुना होगा कि जिन जिन के लोन्स हैं, हाउस लोन ले रखा है जिन्होंने, किसी ने व्हीकल्स पे लोन ले रखा है, तो उनकी जो इंस्टॉलमेंट है उसको उन्होंने अभी स्थगित कर दिया था आगे कुछ समय के लिए। तो ये होता है मॉरिटोरियम। ये एक मतलब कि अस्थायी एक व्यवस्था है ताकि लोगों को निजात मिल सके। कोरोना के दौरान सबकी जॉब चली गई हैं, तो वो अपना लोन कैसे पे करेंगे। तो आरबीआई ये व्यवस्था करता है मॉरिटोरियम की, जहाँ पर कि उनकी लोन की जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो किस्त होती है, उसे स्थगित कर दिया जाता है आगने वाले समय के लिए। तो ये होता है मॉरिटोरियम। तो इस पर चर्चा की गई है कि इसको कैसे अब आगे हम देखते हैं कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी कोरोना तो अभी चल ही रहा है भारत के अंदर, अभी वैक्सीन आने में थोड़ा टाइम है। तो ये इसका एक जिक्र किया गया था। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे एक और न्यूज़ है। केंद्र सरकार एक नया डेवलपमेंट करने जा रही है उद्योगों को लेकर। यहाँ पे क्या कर रही है ये कि ऑनलाइन कंप्लायंस, सिंगल ऑनलाइन कंप्लायंस विकसित करने जा रही है। इससे होगा क्या कि अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप जो भी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो आप अपनी, वहाँ पे सारे के सारे आपको क्लियरेंसेस मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है भारत के अंदर, ताकि उद्योगों का विकास जल्दी हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स अटक जाती हैं लाल फीताशाही के कारण, तो उसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ये कारोबार को सुगम बनाया जा रहा है सिंगल ऑनलाइन कंप्लायंस के जरिए। तो यहाँ पर ये न्यूज़ कवर की गई है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट। आगे देखते हैं। अब पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है पीएम केयर फंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है पीएम केयर फंड कोरोना काल के दौरान, क्योंकि पीएम ने इसी के थ्रू लोगों से मदद मांगी है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म आपको जाना जरूरी है। इसका नाम है पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो इसका पूरा नाम है पीएम केयर फंड का। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके अध्यक्ष जो हैं वो पीएम स्वयं होते हैं और 3 इसके सदस्य होते हैं, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। तो इस पर चर्चा क्यों चल रही है अभी, इसमें एक्चुअली बात यह आई है कि लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो इस फंड को लेकर के। लोग चाहते हैं कि आपके पास पैसा कितना आया हो, आपने कहाँ पे खर्चा किया है। तो सरकार ये बोल रही है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए हम इसकी जानकारी आपको नहीं देंगे। ये इशू चल रहे हैं कोर्ट में, कुछ ट्रस्टीज़ हैं, कोर्ट में कुछ लोग चले गए हैं इसको लेकर के कि आप इसके बारे में हमें ट्रांसपेरेंसी की तरह सूचना दीजिए कि आपने कितना खर्चा किया है और कितना पैसा आपको मिला है। तो इसमें आप कम से कम 10 रुपया तक दान कर सकते हैं और अधिक से अधिक जितना भी आपका दिल चाहे वो कर सकते हैं आप। इसके तहत आपको 80G के तहत छूट भी मिलती है इनकम टैक्स के में, जो उनके पास सेक्शंस हैं। तो वो आपके जो भी दानदाता उनके लिए फ़ायदा होता है ये दान करने का। तो इसी बात पर चर्चा चल रही है कि कैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी बनाई जा सके, लोगों को पता चल सके कि इसमें कितना फंड आया है और कहाँ पर खर्चा किया गया है। ये न्यूज़ चल रही है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसे कवर किया है। आगे देखते हैं।
पेज नंबर 10 पे है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बनाया गया था। इसी के साथ मैं आपको 3 आयोग का और बता देता हूँ, आपको याद रहेंगे इसके साथ में। राष्ट्रीय महिला आयोग, SC ST आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, ये तीनों के तीनों 1992 में बनाए गए थे। तो टोटल 4 आयोग हैं जो कि आप याद रख सकते हैं 1992 से। ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टेचुटरी बॉडी है। ये एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था। इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। आगे देखते हैं हम। पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजली है वो जब पानी आता है, पानी के फ्लो आता है, तो वहाँ पर टरबाइन घूमता है, तो उससे बिजली बनती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, आप स्वदेश मूवी शाहरुख खान की देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बड़ा अच्छे समझ में आएगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। तो ये कृष्णा नदी पे है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई है, कुछ लोगों की मौत हो गई है किसी कारणवश। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन। उससे पहले मेरे आपसे सवाल हैं कि कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है और कितने राज्यों में बहती है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके अपना अंत में जल गिराती है। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है कि इसका ओरिजिन यानी निकलती कहाँ से कृष्णा नदी और कितने राज्यों में बहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका लोकेशन। तो ये आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर बह रही है यहाँ पे, और ये पार्ट हो गया तेलंगाना का और ये हो गया आंध्र प्रदेश का। ये आप देख सकते हैं रिवर में ये तेलंगाना दिखाया गया है और ये आंध्र प्रदेश दिखाया गया है। तो इस रिवर पे ये बनाया गया श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बनाया गया है। यहाँ पे ये न्यूज़ है यहाँ की। तो यहाँ पे ये पानी जब बहता है तो इस तरीके से बिजली का निर्माण होता है। तो ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।